क्या आपको यह खोखलापन, यह खालीपन महसूस होता है जब आप किसी की मदद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा और शायद अपना पैसा भी खर्च कर देते हैं, और बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ सन्नाटा, या इससे भी बुरा, समस्याओं और शिकायतों का एक नया पुलिंदा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अपनों को सहारा देना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कभी-कभी सबसे अच्छी मदद यही है कि हम मदद करें ही नहीं? आज हम उन 8 तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद करना न सिर्फ उनके लिए बेकार है, बल्कि आपको अंदर से धीरे-धीरे खत्म कर रहा है। ये वीडियो आपको पत्थर दिल बनने के लिए नहीं कह रहा है। ये आपकी सीमाओं की रक्षा करने और अपनी ऊर्जा बचाने का एक गाइड है। इसे अंत तक देखिए और आप जानेंगे कि मदद की सच्ची गुहार को छिपी हुई हेरा फेरी से कैसे अलग करें, और क्यों जब आप किसी एक व्यक्ति को मना करते हैं तो वास्तव में आप खुद को बचा रहे होते हैं। चलिए तुरंत ये साफ कर दें। निस्वार्थता, अल्ट्रुइज्म और दयालुता वे बुनियादी गुण हैं जो हमारी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। जरूरत में किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना बिल्कुल सही और स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब मदद एक तरफा ऊर्जा का बहाव बन जाती है, जो आपसे निकलकर किसी ब्लैक होल, काले छेद में बहती चली जाती है। मनोवैज्ञानिक इस घटना को रेस्क्यूअर सिंड्रोम, यानी बचाने वाले की प्रवृत्ति कहते हैं। रेस्क्यूअर की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति अपनी अहमियत तभी महसूस करता है जब वह दूसरों की समस्याओं को हल करता है, अक्सर अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके। लेकिन ऐसी मदद जहरीली, टॉक्सिक होती है। ये दूसरे व्यक्ति को आत्मनिर्भरता नहीं सिखाती, बल्कि उसकी बेबसी को बढ़ावा देती है। और जो सबसे जरूरी बात है, यह रेस्क्यूअर को पूरी तरह थका देती है, जिससे वह भावनात्मक रूप से जल जाता है, इमोशनल बर्नआउट। इसलिए ये पहचानना कि आपकी मदद की जरूरत कब है और कब सिर्फ आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, यह स्वार्थ नहीं है। यह मानसिक आत्मसुरक्षा का एक अत्यंत जरूरी हुनर है। आज हम यही सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम प्रकार है शाश्वत पीड़ित, इन द टर्नल विक्टिम। आप ऐसे इंसान को जरूर जानते होंगे। उनकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई उतार चढ़ाव या बुराई लगी ही रहती है। अगर काम पर दिक्कत नहीं होगी तो सेहत खराब होगी। अगर सेहत ठीक है तो पैसों की तंगी होगी। उनकी जिंदगी अन्याय और विपत्तियों की एक अंतहीन श्रृंखला है। दोष किसका है? आसपास के सभी लोगों का, चाहे वो बॉस हो, सरकार हो या खराब मौसम। लेकिन वो खुद कभी गलत नहीं होते। जब आप इस शाश्वत पीड़ित व्यक्ति को कोई ठोस समाधान देते हैं, तो वो 1000 कारण ढूंढ लेगा कि यह तरीका काम क्यों नहीं करेगा। सच तो यह है कि उन्हें समाधान की जरूरत नहीं है। उन्हें चाहिए आपकी सहानुभूति, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा, जिसे वे अपनी दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत का रोना रोकर खींच लेते हैं। जरा एक छेदों वाली बाल्टी की कल्पना कीजिए। आप इसमें जितनी मर्जी सहानुभूति का पानी डालते रहे, ये कभी नहीं भरेगी। हमेशा पीड़ित व्यक्ति के साथ बातचीत बिल्कुल इसी तरह काम करती है। आखिर क्यों विक्टिम मेंटालिटी वाले इंसान की मदद करना एक नुकसानदेह मदद साबित होता है? क्योंकि आप उनकी शिकायतों पर ध्यान देकर उन्हें उनकी लाचारी की स्थिति में और मजबूत कर देते हैं। आप मानो उनसे कहते हैं, हाँ तुम सही हो, तुम कुछ नहीं बदल सकते, दुनिया बहुत जालिम है और तुम तो बस इस सागर में एक छोटा सा तिनका हो। आप उस बैसाखी की तरह बन जाते हैं जो उस इंसान को खुद चलना सीखने से रोकती है। हर बार जब आप उनकी अगली अनसुलझी समस्या को सुलझाने के लिए छत से कूद पड़ते हैं, तो आप उनसे अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालने का मौका छीन लेते हैं। नतीजतन आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते रहते हैं, जबकि वह इंसान वहीं का वहीं खड़ा रहता है, अगली शिकायत के लिए तैयार। यह एक दुष्चक्र है और इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है। इस नाटक का हिस्सा बनना बंद कर दें। इस मामले में बचाने वाले की भूमिका छोड़ देना ही, भले ही यह थोड़ा कठोर लगे, लेकिन असल में यही सच्ची मदद है। अब बात करते हैं एक ज्यादा शातिर और खतरनाक किस्म की,
यह है मैनिपुलेटर, सदा पीड़ित व्यक्ति जो केवल दया बटोरता है। उसके विपरीत मैनिपुलेटर सीधे आपके अपराध बोध यानी गिल्ट पर वार करता है। उसके पसंदीदा जुमले होते हैं, मुझे लगा हम दोस्त हैं, अगर तुम सच में मेरी कदर करते तो मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था, और तुमने। वह बड़ी कुशलता से स्थिति को इस तरह मोड़ देता है कि आपकी मदद करने से मनाही एक बहुत बड़े विश्वासघात की तरह दिखती है। वह आपको बुरा, स्वार्थी और कठोर दिल वाला इंसान महसूस कराता है। उसको मदद करना आपका स्वतंत्र चुनाव नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है जिसे वह भावनात्मक ब्लैकमेल के जरिए आप पर थोप देता है। वह आपकी कमजोरियों को बखूबी जानता है और अपनी मनचाही चीज हासिल करने के लिए बड़ी ही सर्जिकल सटीकता के साथ उन पर दबाव डालता है। किसी चालबाज मैनिपुलेटर की मदद करने से होने वाला मानसिक नुकसान, मनोवैज्ञानिक क्षति, बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले आप लगातार तनाव में रहते हैं। आपको डर लगा रहता है कि कहीं आप कुछ गलत न कर दें और उसे नाराज न कर दें। आपकी निजी सीमाएं, पर्सनल बाउंड्रीज मिट जाती है, क्योंकि नहीं कह पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा, आप अपनी वास्तविकता की समझ पर ही शक करने लगते हैं। क्या मैं सच में एक बुरा दोस्त हूं? क्या मुझे वाकई उसके लिए अपनी योजनाओं को कुर्बान कर देना चाहिए था? यह आंतरिक संघर्ष, सेल्फ डाउट, आपकी बेशुमार मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी खींच लेता है। अंत में आप न सिर्फ अपने साधन, रिसोर्सेज खो देते हैं, बल्कि अपने ही फैसलों और भावनाओं पर भरोसा करना भी बंद कर देते हैं। आप उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, और ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप खुद ही उन डोरियों को नहीं काट देते। आइए एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त या जान पहचान वाला आपसे एक बड़ी रकम उधार मांगता है। उसे पता है कि आप वह पैसा छुट्टियों के लिए बचा रहे हैं। आप बहुत विनम्रता से मना करते हैं और वजह बताते हैं। इसके जवाब में वो मैनिपुलेटर यह नहीं कहता, ठीक है मैं समझ गया, बल्कि वह कहता है, अच्छा तो बात यह है, मतलब तुम्हारी समंदर तट, बीच की छुट्टियां ज्यादा जरूरी है इस बात से कि कल मैं अपने परिवार को खाना कैसे खिलाऊंगा। मुझे तुमसे पीठ में ऐसा छुरा घोंपने की उम्मीद नहीं थी। महसूस किया, वह आपसे मांग नहीं रहा, बस सीधे आप पर आरोप लगा रहा है। वह आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां आप या तो पैसे दे देते हैं और अपने लक्ष्य को धोखा देते हैं, या फिर आप पैसे नहीं देते हैं और उसकी, और सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की नजरों में एक बेदर्द स्वार्थी इंसान बन जाते हैं। ये एक क्लासिक मैनिपुलेटिव ट्रैप है। जब तक आप उसके नियम अनुसार खेलते रहेंगे, इस जाल में आपका हर फैसला हार ही होगा। अगला नाम है आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट का। अगर मैनिपुलेटर आपको दोषी महसूस कराता है, तो आत्ममुग्ध व्यक्ति आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप कुछ हैं ही नहीं। उनके लिए आपकी मदद कोई एहसान नहीं, बल्कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्हें दिल से यह यकीन होता है कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है और बाकी सभी लोग, आप भी, बस उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही मौजूद है। शुक्रगुजारी, आभार भूल जाइए। नार्सिसिस्ट के लिए आप महज एक कार्य, फंक्शन है, एक उपकरण, शास टूल है। जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है तो वह बेहद आकर्षक और करिश्माई हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी भूमिका निभा देते हैं, आप उनके लिए अस्तित्वहीन हो जाते हैं। वह कभी आपका हालचाल नहीं पूछेगा जब तक कि यह किसी नई मांग की शुरुआत न हो। आप उनके लिए बस एक संसाधन हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आप किसी नार्सिसिस्ट, अहंकारी की मदद करते हैं, तो बाद में आपको कैसा महसूस होता है? एक गहरा खालीपन। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका बस इस्तेमाल किया गया और फिर कूड़े की तरह फेंक दिया गया। आपने अपना समय, ऊर्जा और भावनाएं पूरी तरह से झोंक दी, लेकिन बदले में आपको एक साधारण शुक्रिया भी नसीब नहीं होता। इससे भी बुरी बात यह है कि नार्सिसिस्ट आपके प्रयासों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी जरूरी प्रोजेक्ट में उसकी मदद की, लेकिन बाद में वह हर किसी को यही बताता है कि उसने ये सब अकेले ही कर लिया।
नार्सिसिस्ट की मदद करके आप बस उसके बढ़े हुए अहंकार को और हवा देते हैं। इससे उसकी यह धारणा मजबूत होती है कि वह असाधारण है और उसे दूसरों का इस्तेमाल करने का पूरा हक है। यह सिर्फ कृतज्ञता, अकृतज्ञता नहीं है। यह आपके आत्मसम्मान को व्यवस्थित तरीके से खत्म करने का एक जरिया है। आप यह सोचने लगते हैं कि जब आपके प्रयासों को इतनी आसानी से नकारा जा सकता है, तो उनकी कोई कीमत ही नहीं है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक चाल है। अब बात करते हैं चौथे प्रकार की, जिससे शायद आप में से कई लोग परिचित होंगे। यह है एनर्जी वैम्पायर, यानी ऊर्जा चूसने वाला। यह व्यक्ति घंटों तक अपनी समस्याओं का रोना रो सकता है और आपको शिकायतें सुनाता रहेगा, लेकिन हमेशा पीड़ित रहने वाले व्यक्ति से इसका एक बड़ा फर्क है। जब आप उसके इस रोने धोने से थककर उसे कोई ठोस उपाय या एक्शन प्लान बताते हैं, तो वैम्पायर तुरंत कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। उसके जवाब कुछ ऐसे होते हैं, हाँ पर यह बहुत मुश्किल है, या मुझसे नहीं हो पाएगा। सच्चाई यह है कि उसे कोई हल चाहिए ही नहीं। उसे तो बस आपका खाली कान चाहिए, ताकि वह अपना सारा नकारात्मकता और नेगेटिविटी उसमें उड़ेल सके। वह आपकी सहानुभूति और आपके ध्यान से अपनी ऊर्जा लेता है। वह परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ रहा, बल्कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को रखने के लिए एक कंटेनर खोज रहा है। और दुर्भाग्य से वह कंटेनर आप बन जाते हैं। उससे बात करने के बाद आप खुद को एक निचोड़े हुए नींबू की तरह महसूस करते हैं, जबकि वह व्यक्ति एकदम तरोताजा और खुश दिखता है। यहां ऊर्जा का आदान प्रदान, एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, लेकिन साफ तौर पर यह आपके फायदे का सौदा बिल्कुल नहीं है। किसी एनर्जी वैम्पायर से बात करने के शारीरिक और भावनात्मक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यह सिर्फ खराब मूड की बात नहीं है। इसकी वजह से सिर दर्द, सुस्ती, उदासीनता और बिना किसी वजह की थकान महसूस हो सकती है। आपको सचमुच ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने आपकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। बस एक फोन कॉल या एक छोटी सी मीटिंग और आपका पूरा प्रोडक्टिव दिन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आपके पास न काम करने की, न अपने शौकों को पूरा करने की और न ही अपनों से बात करने की ताकत बचती है। ऐसे लोगों के साथ लगातार बने रहने से क्रॉनिक तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस और बर्नआउट की समस्या हो जाती है। आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इस तरह के गैर जरूरी, बिना मतलब की नकारात्मकता का भार झेल नहीं पाता। इसलिए इनसे अपना बचाव करना सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि सीधे आपके स्वास्थ्य का सवाल है। और यहीं पर हम एक बहुत ही प्रचलित मिथक को तोड़ते हैं। कई लोग सोचते हैं, मैं तो सिर्फ एक अच्छा श्रोता हूं, मैं मुश्किल घड़ी में बस उसका साथ दे रहा हूं। लेकिन अगर बात एनर्जी वैम्पायर की हो, तो ये सत्य नहीं है। आप उसे सहारा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसके विनाशकारी व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। वह अपनी भावनाओं से निपटना नहीं सीख रहा है, बल्कि वह उन्हें बस आप पर थोप रहा है। आप उसके लिए एक भावनात्मक कूड़ेदान, इमोशनल डस्टबिन बन जाते हैं। इस मामले में सही मदद यह है कि आप नरमी से लेकिन दृढ़तापूर्वक शिकायतों के इस सिलसिले को तोड़े और उससे पूछें, ठीक है, मैंने तुम्हें सुन लिया, अब तुम खुद इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या योजना बना रहे हो? यह सवाल उसे उसकी जिम्मेदारी वापस सौंपता है और अक्सर वैम्पायर को निरुत्तर कर देता है, क्योंकि वह असल में कुछ करना ही नहीं चाहता था। वह तो बस अपनी सारी नकारात्मकता आप पर उड़ेलना चाहता था, समाधान नहीं ढूंढ रहा था। पांचवां प्रकार है कामचोर या मुफ्तखोर। फर्क समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सच में मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं और उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दूसरों के खर्च पर आसान रास्ते ढूंढना ही जीवन का सिद्धांत बन जाता है। यह मुफ्तखोर हमेशा तलाश में रहता है कि कोई और उसका काम कर दे, सैलरी आने तक के लिए पैसे उधार दे दे, जो सैलरी कभी नहीं आती, या बस उसकी छोटी मोटी समस्याओं को सुलझा दे। वह बड़ी चालाकी से लाचारी का नाटक करता है या फिर वास्तविक कठिनाइयों का हवाला देता है, ताकि अपनी सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर डाल सके।
वह बातों में तो बहुत आभार व्यक्त करेगा, लेकिन उसके काम कुछ और ही बताते हैं। वह स्थिति बदलने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि जब आप हैं, तो उसे क्यों मेहनत करनी है? जब आप किसी निकम्मे व्यक्ति की लगातार मदद करते रहते हैं, तो वह मदद मदद नहीं रहती, बल्कि उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। आप अनजाने में ही उसके लिए एक ऐसा आरामदायक माहौल बना देते हैं, जहां उसे जरा भी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप हमेशा पैसे उधार देने के लिए तैयार हैं, तो उसे काम ढूंढने की क्या जरूरत है? जब आप हर बार उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, तो वह अपनी समस्याएं हल करना क्यों सीखेगा? आप उसे बचा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे परिपक्व होने और आत्मनिर्भर बनने से रोक रहे हैं। आपकी यह भलाई एक ऐसी सेवा में बदल जाती है, जो लंबे समय में उसी को नुकसान पहुंचाती है। वह पतन की ओर जाता है, अपने कौशल और प्रेरणा खो देता है, और आप उसके हमेशा के स्पॉन्सर और समस्याओं के समाधानकर्ता बन जाते हैं। इस सब में आप ऐसे संसाधन बर्बाद कर देते हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा सकते थे। एक क्लासिक उदाहरण पर ध्यान दीजिए। वो दोस्त जो हर महीने आपसे किराए के लिए पैसे मांगता है, और उसी दौरान आप उसके सोशल मीडिया पर पार्टियों, नए गैजेट्स या नए कपड़ों की तस्वीरें देखते हैं। जब आप इस बारे में जिक्र करते हैं, तो उसके पास ढेरों बहाने तैयार होते हैं। अरे ये तो गिफ्ट था, मुझे किसी ने पार्टी दी थी, या फिर मुझे थोड़ा मूड फ्रेश करना था, आखिर मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूं। वो आपको ये महसूस कराता है कि आप कितने छोटे दिल के कंजूस हैं, जो दूसरों के पैसों का हिसाब रखते हैं। मगर असलियत यह है कि वह अपने नहीं, बल्कि आपके पैसों से ऐश कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की मदद करके आप उसकी आर्थिक समस्याएं हल नहीं कर रहे, बल्कि उसकी गैर जिम्मेदाराना जीवन शैली को फंड कर रहे हैं। यह बात हमेशा याद रखें, किसी और के बचपने का खर्चा उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और ये रहा छठा, जो उतना साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत शातिर किस्म का है। हम इसे सिर्फ सलाहकार, जस्ट एन एडवाइजर, या आइडिया मशीन, आइडिया जनरेटर कहेंगे। यह व्यक्ति शानदार व्यापारिक योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की बौछार कर देता है। वह आपके पास चमकती आंखों के साथ आता है और कहता है, मेरे पास 1 करोड़ की योजना है, हमें बस ये और ये करना होगा। यहां पर मुख्य शब्द है हमें। लेकिन जब आप करीब से देखते हैं, तो पता चलता है कि उसका योगदान सिर्फ वह विचार है, जबकि सारा असल काम, सारे जोखिम और समय तथा ऊर्जा का सारा निवेश आप पर आ पड़ेगा। वह चाहता है कि आप उसकी कल्पनाओं को साकार करने के लिए मुफ्त के मजदूर बन जाए। वह आपको ऐसी साझेदारी का प्रस्ताव देता है, जहां वह दिमाग, ब्रेन है, और आप सिर्फ मेहनती घोड़े, वर्क हॉर्स हैं। सुनने में यह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन असल में यह शुद्ध रूप से शोषण है। सिर्फ आइडिया देने वाले की मदद करने का सबसे बड़ा खतरा हमेशा जिम्मेदारी के बंटवारे से जुदा होता है। अगर आप दोनों का ये साझा प्रोजेक्ट, जिस पर आपने जी जान लगाकर काम किया, फेल हो जाता है, तो कसूर किसका होगा? जवाब साफ है, यकीनन आपका ही। वह कहेगा, आइडिया तो शानदार था, तुमने ही इसे घिल्लत तरीके से लागू किया। और अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट अचानक हिट हो जाता है और कामयाबी मिलती है, तो यकीन रखिए सारा श्रेय, सारी वाहवाही सिर्फ उसे ही मिलेगी। वह सबको बताएगा कि कैसे उसने यह सब सोचा और प्लान किया, और आप तो बस एक मामूली से काम करने वाले थे। ऐसे इंसान की मदद करने से आप न सिर्फ अपना समय और संसाधन, रिसोर्सेज बर्बाद करते हैं, बल्कि फेल होने पर बलि का बकरा बनने का जोखिम उठाते हैं, या फिर कामयाब होने पर उसकी परछाई में ही रह जाते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसका नतीजा पहले से तय है, और यह नतीजा आपके हैक में बिल्कुल नहीं है। 7वां प्रकार है ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग। इनकी जिंदगी किसी जटिल प्लॉट वाली टीवी सीरीज की तरह होती है। इनके लिए बुरा दिन जैसी कोई चीज नहीं होती। जो कुछ होता है, वह सीधे महाविपदा या बड़ी आफत होती है। सहकर्मी के साथ हल्की सी गलतफहमी भी एक शातिर साजिश का रूप ले लेती है। वहीं पार्टनर से छोटी सी कहासुनी भी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। ये लोग अनजाने में अपने इर्द गिर्द हंगामा खड़ा करते हैं,
क्योंकि इस ड्रामे से इन्हें वो मिलता है जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी लोगों का ध्यान। उनके ये संकट और आपातकाल एक तरह से दूसरों को अपनी मनगढ़ंत समस्याओं को सुलझाने के लिए मजबूर करने का तरीका है। ऐसे में आप उनकी मदद करके उन्हें शांत नहीं करते, बल्कि आप उनकी नौटंकी का हिस्सा बनकर उनके इमोशनल झूलों में और आग में घी डालने का काम करते हैं। उनकी जो इमरजेंसी होती है ना, वह अक्सर या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात होती है, या फिर सीधे सीधे झूठ, जिसका मकसद सिर्फ आपसे इमोशनल रिएक्शन लेना होता है। वे आपको रात के 3 बजे किसी ऐसी मामूली बात पर रोते हुए कॉल कर सकते हैं जिसे कोई और इंसान 5 मिनट में निपटा देता या फिर नजरअंदाज कर देता। वह आपकी प्रतिक्रिया पर जीते हैं, आपके सदमे पर, आपकी हमदर्दी पर और आपके दिए हुए सुझावों पर। आप जितना ज्यादा इसमें उलझते जाते हैं, उतना ही ज्यादा ड्रामा वह पैदा करते हैं। ये समझना जरूरी है, आप कोई समस्या हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर कोई वास्तविक समस्या होती ही नहीं है। आप बस एक ऐसे शो के दर्शक और भागीदार बनकर रह जाते हैं जो आपकी नसों को थकाता है और आपकी अपनी असली जिंदगी से समय चुरा लेता है। ड्रामा के लिए उनकी भूख अतृप्त होती है और आप इसे कभी शांत नहीं कर सकते। आखिरकार उनकी इस ड्रामाबाजी में शामिल होना सबसे बुरी बात क्यों है? क्योंकि यह उनके बचकाने और नकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है। अपनी भावनाओं से निपटना और जीवन की परिस्थितियों पर सही तरह से प्रतिक्रिया करना सीखने के बजाय उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि उनका तरीका काम करता है, यानी जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतनी ज्यादा तवज्जो, अटेंशन मिलेगी। ड्रामा क्वीन से निपटने की सबसे बेहतरीन रणनीति है शांति और तटस्थता बनाए रखना। उनके उकसावे में न आए और भावनाओं में बहकर शामिल न हो। उन्हें यह स्पष्ट कर दें कि आप वास्तविक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, न कि किसी फिल्मी या थिएटर प्रस्तुति में हिस्सा लेने के लिए। कई बार इस तरह के ड्रामा को नजरअंदाज करना ही इसे पूरी तरह से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। और अंत में 8वां प्रकार, जो पहले के सभी लक्षणों को खुद में समा सकता है, वह है अकृतज्ञ या आभारहीन। यह वह इंसान होता है जो आपकी मदद को अपना अधिकार समझता है। अगर आपने उसके लिए एक बार कुछ कर दिया, तो वह मान लेता है कि अब आप यह हमेशा करने के लिए बाध्य है। आपकी सहायता की कोई कद्र नहीं की जाती, बल्कि यह उसकी अपेक्षा बन जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी दिन आप मदद नहीं कर पाए या मदद करने से मना कर दे, तो आपको उसकी नाराजगी या यहां तक कि उसके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। एक आभारहीन व्यक्ति के लिए आपके प्रयास महज एक संसाधन, रिसोर्स है जिसका वह उपभोग करता है। वह कभी नहीं पूछेगा कि इस सहायता के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ी या कितनी मशक्कत करनी पड़ी। वह बस मदद को लेगा और तुरंत ही और की मांग करेगा। उसकी मांगों का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा, जबकि उसकी नजरों में आपकी अहमियत कम होती चली जाएगी। यह हमें सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सीख की ओर ले जाता है। रिश्ते, चाहे दोस्ती के हों, पेशेवर हों या प्रेम संबंध, हमेशा आपसी तालमेल और लेन देन पर टिके होते हैं। इसे एक दो तरफा रास्ता, टू वे स्ट्रीट समझिए। हाँ, कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब कोई एक व्यक्ति ज्यादा देता है और दूसरा ज्यादा लेता है, लेकिन लंबे समय में संतुलन, बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर आप लगातार सिर्फ देते ही जा रहे हैं और बदले में न तो आपको सराहना मिल रही है और न ही जरूरी समर्थन, तो समझ लीजिए यह एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि आपकी कद्र नहीं की जा रही, बल्कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसी सहयोग की कमी को पहचानना और ऐसे एक तरफा रिश्तों को खत्म करना कोई कठोरता नहीं है। यह आपके आत्मसम्मान, आपके समय और आपकी ऊर्जा के प्रति सम्मान है। आखिरकार आप अपनी ये बची हुई ऊर्जा उन लोगों पर लगा पाएंगे जो सच में इसकी कद्र करते हैं, और सबसे बढ़कर अपने आप पर। तो हमने उन 8 तरह के लोगों पर बात की जिनकी मदद करना आपके लिए न सिर्फ बेकार बल्कि हानिकारक भी हो सकता है। इनमें शामिल है हमेशा पीड़ित रहने वाला, वेदोंती विक्टिम, चालाक मैनिपुलेटर, आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट, एनर्जी सोखने वाला वैम्पायर, कामचोर,
सिर्फ हवाई किले बनाने वाला, ड्रामा किंग क्वीन और वो जो कभी एहसान नहीं मानता। और यहां आता है मुख्य, शायद थोड़ा चौंकाने वाला निष्कर्ष। जब आप इन लोगों की मदद करने से मना करते हैं, तो वास्तव में आप उनका सबसे बड़ा भला करते हैं। आप उन्हें वास्तविकता और अपने फैसलों के नतीजों से सामना करने पर मजबूर करते हैं। आप उन्हें समझदार बनने और जिम्मेदारी लेना सीखने का मौका देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप खुद को बचाते हैं। आप अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपने मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। याद रखें, आप खाली घड़े से पानी नहीं डाल सकते। दूसरों की प्रभावी ढंग से मदद करने के लिए आपको पहले अपना ध्यान रखना होगा। आपकी दयालुता एक अमूल्य संसाधन है। किसी को भी इसे कचरे में बदलने की इजाजत ना दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों का सामना किया है? इन 8 प्रकारों में से आपको सबसे ज्यादा परिचित और विषैला, टॉक्सिक कौन सा लगा? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी साझा करें। आइए इस पर एक साथ चर्चा करें। हो सकता है आपका अनुभव दूसरों की मदद कर सके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं।